और फिर मंच पर चढ़ी प्रियंका। उनके सामने चुनौती थी अपने कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाना। इसीलिए उनका सीधा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि मैं शेरनी हूं और लड़ना जानती हूं। सुनिए। तैयार हो? तो अब मैं यहां से हिलने नहीं वाली हूं जब तक 18 तारीख को मैं शेरनी हूं, शेरनी। प्रियंका गांधी वाड्रा जहां खड़ी हुई थी वो उसके राजनीतिक मायनों को जानती थी। उनका यह कहना था कि 2014 या 2019 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी आई थी तब भी रायबरेली के किले को वो फतह नहीं कर पाए थे। रायबरेली कहीं ना कहीं मिसाल साबित होने वाली है पूरे देश के लिए। इसीलिए उस मंच, उस जमीन पर खड़े होकर उन्होंने रायबरेली के मायने समझाए और यहां से कहीं ना कहीं इस संदेश को वो पूरे देश को बतलाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो किला है, ये वो किला है जो भाजपा गिरा नहीं पाई पिछले चुनाव में। ये वो किला है जिसकी रक्षा आपने की। यहां से हमेशा इस देश को सही संदेश ही जाता है। जब ये संदेश हमारे पक्ष में नहीं गया, मैंने बात की इसके बारे में, इंदिरा जी के बारे में, तब भी आप जागरूक थे, आज भी आप जागरूक हैं। यहां से जो आप संदेश पूरे देश में भेजेंगे उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। तो आपकी लड़ाई आज सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है। आपकी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए नहीं है। आपकी लड़ाई अपने गांव के हर एक व्यक्ति के लिए है, अपने शहरों के लिए है, अपने प्रदेश के लिए है और अपने देश के लिए है। इस मिट्टी के लिए है जिसके लिए बड़े बड़े नेता शहीद हुए। आज परिस्थितियां ये है कि इंदिरा गांधी जैसी शहीद महान महिला को ये लोग देशद्रोही कह रहे हैं। यहां आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ी, हमेशा सही पथ पर, सत्य के पथ पर चली। महान संघर्ष हुए उनके जीवन में, आपने साथ दिया। जब आपको टोकना था आपने टोक भी दिया, साथ नहीं छोड़ा। ना उन्होंने आपका साथ छोड़ा, ना आपने उनका साथ छोड़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी कि लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि मैं शेरनी हूं, लड़ सकती हूं। क्योंकि बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा इस जमीन को अपने खून से सींचा है इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, लिहाजा किसी भी कीमत पर हम उसे गंवा नहीं सकते। इसीलिए यह लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी। सुनते हैं। ये वो मिट्टी है, ये वो मिट्टी है इस देश की जिसमें मेरा परिवार का खून मिला हुआ है, जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपके पूर्वजों ने जान दी है, आपके पूर्वजों ने पसीना और खून बहाया है। ये वो मिट्टी है, ये इस देश की सबसे पवित्र मिट्टी है हमारे लिए। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस देश के जन जन के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश के जन जन के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं उस सब चीजों के लिए जिसके लिए हमारे पूर्वज लड़े थे। आज ये देश की परिस्थिति है, ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा। और ये जो लड़ाई जो है आपको एकदम सीना तान के मजबूती से लड़नी पड़ेगी। और प्रियंका गांधी वाड्रा टीम वर्क को जानती हैं। वो जानती हैं कि एका में किस तरह की शक्ति है। वो ये भी जानती है कि अगर हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे
तो ना अमेठी ना रायबरेली कोई हमें हरा नहीं पाएगा। टीम वर्क के बारे में, साथ मिलकर लड़ने के बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से इंस्पायर कर रही हैं अपने कार्यकर्ताओं को, आइए सुनते हैं। 329 घंटे हैं अभी से लेकर चुनाव तक। 2-4 घंटे हर रोज सोने के लिए रख लीजिए, बाकी सब मेरे हैं। दौड़ाऊंगी, काम कराऊंगी, डांटूंगी, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ लड़ूंगी। और अगर एक सेना है इस पूरे देश में जो लड़ना जानती है तो ये सेना है। अगर किसी के दिल में भय है तो अभी पीछे हट जाए, इसके बाद में मैं पीछे नहीं हटने दूंगी। हमें लड़ना है, एक साथ लड़ना है और दोनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव जिताना है। मगर प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं भूली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, इस देश में एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसमें नेहरू और गांधी दोनों का किरदार था। और उस किरदार के मायने क्या थे? उस किरदार के मायने ये थे कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियां जनता के हाथ में हो, यानी कि जनता के हाथों को, उनके अधिकारों को मजबूत किया जाए। मगर पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? वो लगातार जनता की ताकत को कमजोर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से ललकारा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सुनते हैं। जितने भी ऐसे संस्थान थे जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते थे, उन सब को कमजोर किया हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। चाहे आप मीडिया को लें, चाहे आप कोर्ट्स को लें, न्यायपालिकाओं को लें, सबको पूरी कोशिश रही है कि इनको कमजोर किया जाए। चाहे आप संसद को लें, ये पूरी कोशिश रही है कि संसद की मजबूती भी कम की जाए, क्योंकि इनकी ये नीति है और इनकी ये इच्छा है कि जनता के जो अधिकार हैं वो कमजोर रहे और इनकी जो सत्ता है वो बढ़ते जाए। ये एकदम हमारे लोकतंत्र के जो असूल हैं उसके विपरीत है। आज देश में जो हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूं आप बहुत सक्षम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, पूरी तरह से आप जानकार हैं। आप समझते हैं कि देश में क्या क्या हो रहा है, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी। आप देख रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, आतंक भी फैलाया जाता है इनके उम्मीदवारों से। आप यहाँ रायबरेली में आपने खुद देखा है कि चुनाव आता है तो डर भय फैलाया जाता है, और चुनाव के समय भी, अगर चुनाव के समय नहीं तो बाकी समय के लिए भी ये परिस्थितियां रहती हैं आपकी कि आपको दबाने की कोशिश होती है, आपका शोषण किया जाता है। तो ये वो राजनीति नहीं थी जिसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आंदोलन किया वो इसलिए किया था ताकि जनता के अधिकार मजबूत हो। शायद वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन एक ऐसी सरकार आएगी इस देश में जो उन्हीं को देशद्रोही कह के ये कहेगी कि अगर हमें 400 सीट दे दो हम संविधान को बदल डालेंगे। वो सोच भी नहीं सकते थे शायद कि ऐसी स्थिति देश में कभी आएगी कि देश के प्रधानमंत्री जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह की बातें कर रहे हैं चुनाव के समय, वो अपने पद का स्तर इतना गिरा देंगे कि अपने पद की गरिमा के बारे में सोचेंगे ही नहीं, कि अपने पद की अहमियत के बारे में का आदर भी नहीं करेंगे। और शायद वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसा दिन आएगा जब हमारी जनता को कमजोर करने की कोशिश सरकार करेगी। हमारे देश की, हमारे धर्म की परंपरा रही है, किसी भी गुरु की सीख आप देख लीजिए, पूरे हिंदू धर्म में, कल्याण सिंह जी, सिख धर्म में भी, सब धर्मों में जो भी परंपरा रही है
जो भी हमें सिखाया गया है वह यही सिखाया गया है कि सेवा का धर्म होना चाहिए, सत्य के पथ पे चलना चाहिए और देश में जनता जो है, जो गरीब है, जो किसान है, जिसके पास कम है, जो कमजोर है, वही सर्वोपरि होना चाहिए। यही हमारी राजनीति का हमेशा आधार रहा है। और जनता के बीच, खासकर एक ऐसे शहर, एक ऐसी लोकसभा सीट जहां पर ग्रामीण इलाका बहुत बड़े पैमाने पर है, वहां से खड़े होकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह सरकार सिर्फ अपने अमीर दोस्तों के लिए बनी हुई है, गरीबों और किसानों को तो यह सरकार भूल ही गई है। सुनते हैं। आज देश की परिस्थितियां जो हैं कई स्तरों पे उनसे अलग नहीं है जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की ने परिस्थितियां बनाई थी। क्यों? क्योंकि आज देश का जो गरीब है, देश का जो किसान है, उसको एकदम नकारा जा रहा है। जितनी भी नीतियां 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बन रही हैं, वो किसी गरीब के बारे में सोचते हुए या उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं बन रही है, वो बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही है। और आज ये सच्चाई है कि देश का किसान पिस रहा है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, धरती को सींचता है अपने पसीने से, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई उसके लिए पूरी नहीं हो रही है। आज आप जॉब करते हैं या कहीं पे आपकी नौकरी मजदूरी लग जाती है किसी गरीब की, तो जितना भी कोशिश करे, जितनी भी मेहनत करे, काफी कमा नहीं पा रहा है कि उसका जीवन सुविधापूर्ण और अच्छी तरह से बीते। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे आगे जाके रोजगार ढूंढना हो, कुछ भी हो, आगे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और सब इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई समर्थन नहीं आ रहा है। सरकार की नीति यह है कि लो 5 किलो का राशन ले लो और हम आपको बड़े बड़े इवेंट दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि सब अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है, ये आपको बताएंगे। आपके जीवन में ये सच्चाई नहीं दिख रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा जानती हैं कि यह लड़ाई मुश्किल है, लगभग मिशन इम्पॉसिबल है। वो लगातार कोशिश कर रही हैं। वो ये भी जानती हैं कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसका नेतृत्व उन्होंने किया था कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने यह चुनौती है। वो जानती हैं कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए देश में एक संदेश जाएगा। पहले ही राहुल गांधी की इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा धड़ा आलोचना कर रहा है। इनफैक्ट राहुल के समर्थक भी कि वो अमेठी से क्यों नहीं उतरे। मगर धीरे धीरे दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इसके पीछे राहुल गांधी, या ये कहा जाए कांग्रेस की सोच जो है वो स्पष्ट हो रही है। अमेठी से चुनाव ना लड़ने के पीछे राहुल गांधी की रणनीति स्पष्ट होती जा रही है। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी को उसी क्षेत्र तक सीमित कर देती। स्मृति ईरानी रोज गोदी मीडिया को अपने दफ्तर बुलाती, उनके सामने भाषण देती और रोज राहुल गांधी पर हमला बोलना पड़ता, जिसका जवाब राहुल गांधी को देना ही पड़ता, क्योंकि मुकाबला सीधा था। यानी कि स्मृति ईरानी पूरी तरह से राहुल गांधी को फंसाना चाहती थी अमेठी की रणभूमि और अमेठी की लड़ाई में, मगर राहुल गांधी ने उन्हें वो मौका नहीं दिया। इसीलिए बुरी तरह से बौखलाई हुई है स्मृति ईरानी। मैं ये जानता हूं कि जिस दिन राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, उस दिन स्मृति ईरानी बुरी तरह से बौखलाई हुई थी। वो लगातार पत्रकारों को फोन कर रही थी, कह रही थी कि क्या राहुल अमेठी से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। अब राहुल से उन्हें वो सीधा मुकाबला नहीं मिलने वाला है, उल्टा अब स्मृति ईरानी का मुकाबला उस शख्स से होने वाला है, किशोरीलाल शर्मा, जो कि अमेठी के एक अहम कार्यकर्ता रहे हैं, गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे हैं और जमीन पर उन्हें समाजवादी पार्टी के काडर, उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनका समर्थन भी मिल रहा है। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर 4 जून को स्मृति ईरानी हार गई, इसके मायने आप समझते हैं। मगर राजनीति संभावनाओं का खेल है।
चमत्कार भी हो सकता है, मगर उसका इंतजार हमें 4 जून को करना पड़ेगा।